यार स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल न्यू क्लासेस में। आज का वीडियो क्लास 11 के स्टूडेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज मैं आप लोगों को फिलोसफी सब्जेक्ट का काफ़ी एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लेकर के आया हूं, जो फाइनल एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। काफ़ी सारे स्टूडेंट का कमेंट था कि सर आप फिलोसफी सब्जेक्ट का क्यों नहीं बताते हैं। तो देख लो यार, फिलोसफी सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, जैसे जैसे एग्ज़ाम करीब आएगा वैसे वैसे आप लोगों को पढ़ने का और ज़्यादा मन करेगा, ठीक है। और मैंने सोचा था कि जब एग्ज़ाम और करीब आएगा तब मैं आप लोगों को फिलोसफी सब्जेक्ट का काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को दूंगा, ताकि आप लोग जल्दी से याद कर सकिएगा, ठीक है। तो देख लीजिए, फिलोसफी सब्जेक्ट का यह पार्ट 1 है। इसके बाद में पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 काफ़ी सारा मैं आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। तो आप लोग वेट करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो करके रख लीजिए, और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और एक एक प्रश्नों का आंसर प्रश्न आप लोग लिख करके रखते चलिएगा, ताकि एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प आप लोगों को मिले, ठीक है। तो पहला प्रश्न नोट करिए कि मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। तो शिक्षा की यह जो परिभाषा है किसने दिया था? तो याद रखिए आप लोग, विवेकानंद जी का यह कथन है, ठीक है। और दूसरा प्रश्न भी आप लोग नोट कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ, ठीक है। देख लीजिए कि शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, तो यह किसने कहा है? तो किसने कहा है? तो याद रखिए बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, ड्यू ने कहा है, ठीक है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। और यहाँ पर देखिए तीसरा नंबर का जो प्रश्न दिया हुआ है कि केवल पुस्तकीय ज्ञान से कार्य नहीं चलेगा, ठीक है। आप लोग याद रखिए, आप लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं तो केवल पुस्तकीय जो किताब पढ़ते हैं ना, तो सिर्फ किताब पढ़ करके आप लोग बड़ा विद्वान नहीं बन जाएंगे, ठीक है। तो हमें ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है जिससे कोई भी व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा हो सके। तो आखिर किसने कहा है? तो याद रखिए विवेकानंद जी का कथन है, और काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। फाइनल एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अगला प्रश्न भी यहाँ पर नोट करिए कि शिक्षा के चारित्रिक विकास के उद्देश्य के समर्थक हैं तो कौन है? तो याद रखिए, यहाँ जो आप लोग ऑप्शन देख रहे हैं ना, हर ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। आप लोग याद करके रखिए, नोट करके रखिएगा, ठीक है। देख लीजिए, शिक्षा के चारित्रिक विकास के उद्देश्य के समर्थक कौन कौन है। तो देख लो, शिक्षा के बारे में सभी कोई मतलब साथ देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार जवाब देना है। तो देख लीजिए, हार्वर्ड सही होगा, महात्मा गांधी जी सही होंगे, डॉक्टर राधा कृष्णन सही होंगे। मतलब यहाँ पर सब सही है, ठीक है। मैं भी सपोर्ट करता हूँ, ठीक है, मेरा भी नाम लिख दो ठीक है। यहाँ पर 5 नंबर का प्रश्न देख लो। 5 नंबर का जो प्रश्न दिया हुआ है कि ज्ञान आर्जन का अर्थ क्या होता है? तो बौद्धिक प्रशिक्षण होता है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला प्रश्न नोट करिए, जो यहाँ पर 6 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि शिक्षा के व्यक्तित्व के उद्देश्य क्या क्या अर्थ होता है। तो देख लीजिए, शिक्षा के व्यक्तित्व के जो उद्देश्य होते हैं कि अपनी शक्तियों के, योग्यताओं के और क्षमताओं के विकास करना होता है। क्या होता है? अपनी शक्ति, योग्यता और क्षमताओं को विकास करना होता है। अगला यहाँ पर प्रश्न देख लीजिए, और आप लोग सोच रहे हैं ना कि किताब में ऐसा प्रश्न मिलेगा, कहीं मिलने वाला नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को मेरे ही चैनल में इस तरह का प्रश्न मिलने वाला है, कहीं और मिलेगा नहीं, ठीक है। और आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा कि यहाँ मैं जितने सारे प्रश्नों को अभी आप लोगों को बता रहा हूँ, क्या इतने सारे प्रश्न आप लोग किताब में कहीं पढ़े हैं? अगर नहीं पढ़े हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिएगा, और अगर पढ़े भी होंगे तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और कितना पढ़े हैं ये भी हमको बताइएगा, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, सामाजिक उद्देश्य का क्या अर्थ होता है। तो देख लीजिए, सामाजिक उद्देश्य जो होता है ना, सामाजिकता और नागरिकता की भावना का विकास करना होता है, ठीक है। पहला ही पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और याद भी रख लीजिए, पहला आंसर सही होगा। आगे देख लीजिए, जो 8 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि शिक्षा का जो कार्य होता है असहाय प्राणी के विकास में सहायता पहुंचाना है, तो जिससे वह खुशी भी, नैतिक भी और कुशल मानव बन सकता है। तो यह कथन भी किसका है?
तो याद रखिए यह जो कथन है ना जॉन ड्यू का कथन है। ठीक है, पहला पॉइंट बिल्कुल राइट आंसर है, आप लोग याद रखिए। और अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए जो 9 नंबर का है कि शिक्षा मनुष्य की जन्मजात प्रवृत्तियों का स्वाभाविक है, ठीक है, या फिर सर्वांगीण है, या फिर प्रगतिशील विकास है। मतलब समझ लीजिए शिक्षा जो है मनुष्य की जन्मजात प्रवृत्तियों का स्वाभाविक, सर्वांगीण और प्रगतिशील विकास है। तो यह किसने कहा था? तो याद रखिए यहाँ जो इस तरह का कथन है ना किसने कहा है? तो पेस्टोलॉजी का कथन है। किसका कथन है? तो पेस्टोलॉजी का कथन है, आप लोग याद करके रखिएगा। और यहाँ पर अगला प्रश्न आप लोग नोट करिए कि समस्त शिक्षा का सच्चा उद्देश्य व्यक्तित्व के आदर्श की पूर्ण प्राप्ति है और यह आदर्श संतुलित व्यक्तित्व है। तो यह कथन किसका है? तो याद रखिएगा यह जो कथन है ना फ्रेडरिक ट्रेसी का कथन है। किसका है? तो यहाँ पर देखिए फ्रेडरिक जो ट्रेसी है ना उनका कथन है, आप लोग नोट करके रखिएगा। और मैं फिलोसफी सब्जेक्ट का काफ़ी सारा वीडियो तो आप लोगों के लिए अपलोड करने वाला ही हूँ, ठीक है, और काफ़ी सारा सब्जेक्ट का वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं, बहुत सारा वीडियो अपलोड है, ठीक है। तो अगला प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए कि राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय मेल का आधार है राष्ट्रीय अनुशासन, यह किसने कहा है? ठीक है, तो यह किसने कहा है? तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए यह डॉक्टर राधा कृष्णन का कथन है, ठीक है, आप लोग नोट करते चलिए। और यहाँ पर अगला प्रश्न देख लीजिए कि बीचर ने कहा है कि सभी सफल कार्यों का आधार है। बीचर ने क्या कहा है कि जितना भी कार्य होता है ना सभी सफल कार्यों का ही आधार होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए क्या आधार होता है? तो नैतिकता जो है वो इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। और यहाँ पर अगला प्रश्न भी आप लोग देख लीजिए कि शिक्षा आखिर क्या करती है? शिक्षा का मतलब क्या होता है? शिक्षा आखिर क्या करता है? तो देख लीजिए शिक्षा जो है संस्कृति का संरक्षण करती है, संस्कृति का हस्तांतरण करती है, और यहाँ पर संस्कृति का विकास भी तो होता है शिक्षा के कारण से ही। इसीलिए उपरोक्त यहाँ पर तीनों कार्य बिल्कुल सही होगा, बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। अगला यहाँ पर आप लोग नोट करिए कि राष्ट्रीय एकता के प्रश्न में जीवन की प्रत्येक वस्तु आ जाती है। राष्ट्रीय एकता के प्रश्न में अगर कहा जाए ना तो जीवन की प्रत्येक वस्तु आ जाएगा और शिक्षा का स्थान इन सबसे ऊपर होता है। तो यह कथन भी किसका है? तो याद रखिए पंडित नेहरू जी का कथन है। किसका है? पंडित नेहरू जी का कथन है। और आगे यहाँ पर देख लीजिए जो अगला यहाँ पर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन शिक्षा का अनौपचारिक साधन नहीं है? तो याद रखिए शिक्षा का अनौपचारिक साधन नहीं होता है राज्य, ठीक है। बाकी यहाँ पर तीनों बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे देखिए जो अगला यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है कि निम्न में कौन शिक्षा का औपचारिक साधन नहीं है? तो यहाँ पर देख लीजिए संग्रहालय जो दिया हुआ है ना ये बिल्कुल भी नहीं होगा। और अगला प्रश्न भी यहाँ पर नोट करिए कि परिवार सामाजिक जीवन की प्रथम पाठशाला है। 1 नंबर प्रश्न दिया हुआ है यहाँ पर कि पारिवारिक जो है ना परिवार जो है ना वो सामाजिक जीवन की सबसे प्रथम पाठशाला है। अगर परिवार में आप लोग रहते हैं ना तो हर चीज़ आप लोग सीख जाएंगे, ठीक है। तो यह किसका कथन है? तो याद रखिए काम्टे का कथन है। किसका है? तो काम्टे जी का कथन है। अगला प्रश्न नोट करिए जो अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है कि परिवार शिक्षा का सर्वोच्च स्थान है। परिवार क्या है? तो शिक्षा का सर्वोच्च स्थान है और बालक का प्रथम विद्यालय भी है। तो यह कथन किसका है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो याद रखिए यहाँ जो यह प्रश्न है ना इसका जवाब होगा पेस्टोलॉजी। यही तो इन्होंने कहा था। तो याद रखिए पेस्टोलॉजी का जो कथन है क्या कहा था कि परिवार शिक्षा का सर्वोच्च स्थान है और बालक का प्रथम विद्यालय भी है, स्कूल भी है, आप लोग याद करके रख लीजिए। और यहाँ पर देख लीजिए 19 नंबर का जो प्रश्न दिया हुआ है कि बालक नागरिकता का प्रथम पाठ माता के चुंबन और पिता के संरक्षण के बीच सीखता है। तो यह जो कथन है ना किस दार्शनिक का है? काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पर देख लीजिए मेजनी जो है इसी का कथन है। इसने क्या कहा था
कि बालक नागरिकता का प्रथम पाठ जो है ना माता के चुंबन और पिता के संरक्षण के बीच सीखता है। बिल्कुल अच्छा है, ठीक है। और यहाँ पर अगला प्रश्न तब तक आप लोग देखिए और यहाँ पर देख लीजिए कि विविध वस्तुओं के संग्रह और उपयोग की शिक्षा मिलती है तो किससे मिलती है? तो याद रखिए संग्रह आलय से मिलती है, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए जो 21 नंबर का प्रश्न है कि दर्शन और शिक्षा एक एक ही सिक्के का दो पहलू हैं, दो पक्ष हैं। तो यह जो है किसका कथन है? तो देख लीजिए यह कथन जो है ना यह कथन है रोस का। किसका है? तो रोस का कथन है। रोस का क्या कथन है कि दर्शन और शिक्षा एक ही सिक्के के दो पक्ष हैं, दो पहलू हैं। आप लोग याद करके रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पर अगला देख लीजिए जो 22 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि वास्तविक शिक्षा का संचालन वास्तविक दार्शनिक ही कर सकता है। मतलब वास्तविक शिक्षा का जो संचालन है ना वास्तविक दार्शनिक ही कर सकता है। तो यह किसने कहा था? तो याद रखिएगा स्पेंसर का कथन है। स्पेंसर ने ऐसा कहा था, ठीक है। आप लोग नोट करते चलिए। और यहाँ पर अगला प्रश्न भी आप लोग देख लीजिए कि शिक्षा दर्शन की सहायता के बिना उचित मार्ग पर अग्रसर नहीं हो सकता है। शिक्षा जो है दर्शन के बिना बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ सकता है। तो यह आखिर किसका कथन है? कौन से दार्शनिक का कथन है? तो याद रखिएगा यह जो कथन है ना जेंटाइल का कथन है। किसका है? जेंटाइल का कथन है। और अगला प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए कि शिक्षा के उद्देश्य का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो किसके द्वारा होता है? तो दर्शन के द्वारा होता है, ठीक है। और यहाँ पर देख लीजिए यह जो प्रश्न है ना हाँ यह प्रश्न बिल्कुल इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, ठीक है। तो देख लीजिए पाठ्यक्रम की समस्या कैसी समस्या होती है? तो याद रखिए पाठ्यक्रम की जो समस्या होती है ना यह एक दार्शनिक समस्या है, याद रखिए। और हम काफ़ी सारा वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड करने वाले हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। और वीडियो कैसा लगा आप लोगों को? वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के पास में ज़रूर शेयर करिए। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।